दुनिया खत्म होने से एक हफ्ता पहले मैंने न तो राशन जमा किया और न ही कोई शेल्टर बनाया। इसके बजाय मैंने पागलों की तरह कर्जा ले लिया। मैंने एक डंप ट्रक खरीदने के लिए लोन लिया क्योंकि अपोकलिप्स के बाद सभी गाड़ियां इंसानों के लिए मेका एक्सोस्केलेटन में बदल जाएंगी। जैन अपनी फरारी के साथ एक स्लीक आर्मर वाला असैसिन बन गया था। ली अपने भारी 404 के स्टीयरिंग पर एक टैंक वॉरियर में बदल गया था। यहां तक कि वोंग गेरमा और उसका वूलिंग वैन ट्रांसपोर्ट के लिए बनी एक लॉजिस्टिक आर्मर में तब्दील हो गए थे। लेकिन मैं अपनी पिछली जिंदगी में पूरी तरह से कंगाल था। मेरी गाड़ी सिर्फ एक किराए की साइकिल थी। मैं सिर्फ एक कमजोर, साधारण और मजाकिया से ढांचे में ही इवॉल्व हो पाया। लेकिन क्यों? एक साइकिल ही क्यों? एक ऑल्टो भी चल जाती। मुझे यह बात बहुत बाद में समझ आई। सब कुछ एक सख्त नियम पर चलता था, कंजर्वेशन ऑफ मैस और काम के हिसाब से बदलाव। गाड़ी जितनी बड़ी और भारी होती, उससे बनने वाला मेचा उतना ही ताकतवर होता था। इसलिए जब मैंने अपनी स्पीड से एक मैकेनिकल गॉडजिला को उकसाने की कोशिश की तो उसने मुझे एक ही लात में कीड़े की तरह कुचल दिया। मरने से पहले मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिली तो कसम से मैं दुनिया की सबसे बड़ी मशीन चलाऊंगा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं दुनिया खत्म होने से 7 दिन पहले वापस आ चुका था। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था अपने फोन पर बैंक बैलेंस चेक करना। मुश्किल से 300 युआन। इतने में तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का पहिया भी नहीं आता। फिर भी मेरे होठों पर एक खूंखार मुस्कान आ गई। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक शरीफ इंसान था जो अपने ऑनलाइन लोन समय पर चुकाता था। लेकिन 7 दिनों में दुनिया का सिस्टम ढह जाएगा और पैसे की कीमत सिर्फ रद्दी कागज के बराबर रह जाएगी। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। पैसा दुनिया की सबसे फालतू चीज बन जाएगा। इसलिए अब बस लोन ही लोन। मैं उन्हें एक एक पैसे तक निचोड़ लूंगा। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगीं। ज्यूवेड, झिंगटियाओ, जू चुतुआन, कंज्यूमर लोन। मैंने ऐसा कोई भी लोन नहीं छोड़ा जो अप्रूव हो सकता था। रिक्वेस्ट अप्रूव्ड। क्रेडिट लिमिट 5000 युआन। तुरंत विड्रॉल। रिक्वेस्ट अप्रूव्ड। क्रेडिट लिमिट 80,000 युआन। तुरंत विड्रॉल। बमुश्किल आधे घंटे में मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस रॉकेट की तरह बढ़कर 6,000 हो गया। काफी नहीं है, यह बिल्कुल भी काफी नहीं है। इसके साथ दुनिया खत्म होने से पहले मुश्किल से एक अच्छी क्लास की मर्सिडीज आ सकती है। ज्यादा से ज्यादा एक क्लास। एक डिवाउरर टाइप के मॉन्स्टर के सामने यह सिर्फ एक थोड़ी फैंसी कैनन फॉडर भर होगी। इससे तुम बस एक लात और सह पाओगे। मुझे सिर्फ जिंदा नहीं बचना है। मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलना चाहता हूं। मुझे ऐसी पावर चाहिए जो एक डिवाउरर को एक ही घूंसे में चकनाचूर कर दे। ऐसी पावर जो मुझे इस वेस्टलैंड पर राज करने दे। एक ऐसी बेतहाशा ताकत जिसे कोई भी कुछ भी रोक न सके। उसे बस जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए था। अगली सुबह मैंने अपने बैंक अकाउंट में मौजूद नंबरों की लंबी लाइन देखी। यह वो रकम थी जो मैंने अपने पूरे भविष्य, अपनी इज्जत और यहां तक कि अपनी जान की कीमत पर हासिल की थी। अगर 7 दिनों में दुनिया खत्म नहीं हुई तो ये लेनदार मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन कयामत तो आएगी, यह तय है। मैं बाथरूम में गया और अपने चेहरे पर जोर से ठंडा पानी मारा। शीशे में मेरी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। लेकिन मेरी आंखों में जल रही आग इतनी तेज थी कि एक पूरे मैदान को राख कर दे। मैं एक असली मॉन्स्टर खरीदने जा रहा हूं। हैवी मशीनरी कमर्शियल जॉन। यह जगह लोहे के दैत्यों से भरी थी जो किसी प्री हिस्टोरिक जानवरों की तरह शांत खड़े थे। मैं सीधे एक कंटेनर में बने ऑफिस की तरफ गया। वहां कई गुंडे गोल घेरे में बैठकर ताश खेल रहे थे। मुझे अंदर आते देख उनमें से एक डरावने चेहरे वाले गंजे आदमी ने मुश्किल से अपनी पलकें उठाईं। नौकरी के लिए बगल में जाओ। अगर इंश्योरेंस बेचने आए हो तो दफा हो जाओ, उस गंजे ने भारी आवाज में कहा। मुझे एक गाड़ी खरीदनी है। मैंने फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं किया। मैंने सीधे अपना फोन निकाला और अपने अकाउंट का बैलेंस उनकी आंखों के सामने कर दिया। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ताश के खेल के शोर के बीच यह बहुत साफ सुनाई दी। वह गंजा आदमी एकदम सुन्न रह गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और स्क्रीन पर लिखे नंबर को देखा। अरे, आप तो बॉस हैं। माफ करना, मुझे आपको पहचान लेना चाहिए था। स्कैनिया, वोल्वो या कोई देसी GFIN। अगर लॉन्ग रूट ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। मैं ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करता। मुझे सबसे बड़ी गाड़ी चाहिए। यहां सबसे ज्यादा टॉनेज वाली गाड़ी कौन सी है? मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। जाओ एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था और मेरे सस्ते कपड़े जो 100 युआन के भी नहीं थे। वो सोच रहा था कि कहीं मैं कोई बिगड़ैल अमीर बाप का बेटा तो नहीं जो अपने माँ बाप के पैसे चुरा लाया है। सबसे बड़ी, हमारे पास कुछ डंप ट्रक हैं जो अभी अभी खदानों से रिटायर हुए हैं। माइनिंग ट्रक हैं
लेकिन वो कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए होते हैं, उन्हें सड़क पर चलाने की परमिशन नहीं है। झाओ ने शक के साथ कहा, मुझे उन्हें दिखाओ। मैंने ऐसे स्वर में कहा जिसमें ना सुनने की गुंजाइश नहीं थी। 10 मिनट बाद हम पार्किंग के बिल्कुल आखिरी छोर पर खड़े थे। हालांकि मैंने खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से इस विशाल दैत्य को देखा तो एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गईं। यह एक खास तौर पर मॉडिफाई किया हुआ विशाल माइनिंग डंप ट्रक था, एक SCMG G4 सेंस कस्टम वर्जन। इसकी बॉडी 4 मंजिला इमारत से भी ऊंची थी और इसके विशाल टायरों का डायमीटर ही लगभग 4 मीटर का था। इसके सामने खड़े होकर मैं एक टायर के आधे हिस्से तक भी पहुंच पा रहा था। खाली ट्रक का वजन 260 टन था। फुल लोड होने पर इसका कुल वजन 660 टन तक हो जाता है। 660 टन। यह सुनकर मेरी पुतलियां हैरानी से फैल गईं। मेरी पिछली जिंदगी में वो फरारी जिस पर जैन को इतना घमंड था, उसका वजन सिर्फ 1.5 टन था। यहां तक कि उस मैकेनिकल हाथ का वजन भी अंदाजन 500 टन से ज्यादा नहीं होगा, जिसने मुझे कुचलकर मार डाला था। अगर कयामत के वक्त मेरे पास यह गाड़ी हुई तो एमास के संरक्षण के नियम के अनुसार 660 टन लोहे का यह शरीर किस खूंखार मेचा में बदल जाएगा। मैंने अपने कांपते हाथों को बढ़ाया और टायर की खुरदरी सतह को सहलाया। मेरी उंगलियों के नीचे उस दानेदार एहसास ने मेरी रगों में खून खौला दिया। बॉस, यह ट्रक सिर्फ देखने में ही अच्छा है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, और ऊपर से यह बहुत ज्यादा तेल पीता है। एक बार एक्सीलरेटर दबाओ और सैकड़ों युआन धुएं में उड़ जाते हैं। इसे सजावट के लिए खरीदना सिर्फ जगह की बर्बादी है। झाओ ने मुझे समझाने की कोशिश की। कितने का है? मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, जबकि मेरी जुनूनी निगाहें उस ड्राइवर केबिन पर टिकी थीं जो आसमान को छूता हुआ लग रहा था। झाओ, जो एक पल के लिए झंझका। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। मैंने उससे पूछा, इस मशीन के कितने पैसे? यह बिकाऊ नहीं है। मैंने जाने का नाटक किया। फिर मैं मुड़ा और झाओ को घूर कर देखा। मेरी नजर एक भूखे भेड़िए जैसी थी जो गोश्त के एक टुकड़े को देख रहा हो। घबराकर झाओ झटके से आधा कदम पीछे हट गया। भले ही इस मशीन का इस्तेमाल कोई कर्ज चुकाने के लिए किया गया हो, लेकिन यह फिर भी एक इंडस्ट्रियल मॉन्स्टर है। इसकी असली कीमत 2 करोड़ से ऊपर थी। डेप्रिसिएशन के बाद भी इसकी कीमत 50 लाख तो है ही, 1 पैसा कम नहीं। असल में यह ट्रक यहां 3 साल से खड़ा था और कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था। यह 30 लाख में भी बिक सकता था। झाओ बस मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ 28 लाख हैं। झाओ का चेहरा उतर गया। उसका उत्साह तुरंत आधा रह गया। फिर बात करने का कोई फायदा नहीं। 38 लाख में तो आप वहां खड़ी उस पुरानी वॉल्वो को देख लें तो बेहतर होगा। 78 लाख, वो भी एक साथ, तुरंत ट्रांसफर, और आपको इसे यहां से ले जाने की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। मैं इसे खुद चलाकर ले जाऊंगा। मैंने उसे घूरते हुए आगे कहा, यह ट्रक यहां बस धूल खा रहा कबाड़ का ढेर है। कुछ सालों में यह सिर्फ कबाड़ में बिकने लायक रह जाएगा और आपको इसका 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। इसे मुझे बेच दो और आज ही तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा और तुम जाकर क्लब में ऐश कर सकते हो। 10 मिनट बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। डिंग की साफ आवाज के साथ मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया था। मेरे पास गुजारे के लिए बस कुछ 100 युआन बचे थे। बॉस, आपको यह चलाना आता है? यह कोई आम कार नहीं है, इसके लिए स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है। झाओ ने मुझसे पूछा। अपनी पिछली जिंदगी में सर्वाइवर कैंप में जिंदा रहने के लिए मैंने 3 साल तक काफिले की गाड़ियां रिपेयर की थीं। ऐसी कौन सी गाड़ी है जो मेरे हाथों से होकर नहीं गुजरी? मैंने रूखेपन से जवाब दिया। मैं लगभग सीधी लोहे की सीढ़ी पर एक एक कदम चढ़कर ड्राइवर केबिन तक पहुंचा, जो 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। किसी सिंहासन जितनी चौड़ी ड्राइवर सीट पर बैठकर मैं नीचे झाओ को देख रहा था। नीचे वो एक चूहे जितना छोटा लग रहा था। यह ऊंचाई, यह कंट्रोल, यही तो असली पावर है। मैंने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से इग्निशन में चाबी डालकर उसे घुमा दिया। व्रूम! 3 साल से सोया हुआ लोहे का दिल जाग उठा। उस विशाल डीजल इंजन ने बिजली कड़कने जैसी जोरदार दहाड़ मारी। पूरी पार्किंग की जमीन कांपने लगी। अपने कान बंद किए झाओ हैरानी से यह सब देख रहा था। द क्रशर? नहीं, आज से तुम्हारा नाम फोर्ट्रेस होगा। चलो घर चलें। मैंने गियर डाला, हैंड ब्रेक हटाया और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। धातु के रोंगटे खड़े कर देने वाले शोर और इंजन की चीख के बीच 600 से 60 टन का वो लोहे का जानवर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सामने लगी तार की बाढ़ टूटकर बिखर गई। एग्जिट बैरियर चकनाचूर हो गया। झाओ खौफ के मारे उस खूंखार ट्रक को देख रहा था, जो एक पागल जंगली भैंसे की तरह गेट को पूरी तरह इग्नोर करते हुए जबरदस्ती अपना रास्ता बना रहा था। एक पागल।
ये इंसान पूरी तरह से पागल है, अपनी जगह पर जमे हुए झाव ने चिल्लाकर कहा। फोर्ट्रेस के कंट्रोल्स पर बैठे हुए मैं उन झटकों और इंजन की उस शानदार गड़गड़ाहट को महसूस कर रहा था। मेरे चेहरे पर एक बेतहाशा मुस्कान आ गई, लेकिन इस कवच के बावजूद यह अभी भी काफी नहीं था। दुनिया खत्म होने में अभी 7 दिन बचे हैं। इस मशीन को हथियारों से लैस करने के लिए यह समय बिल्कुल काफी है। मैंने एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा निकाला जिस पर एक एड्रेस लिखा था, लिने शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन गैरेज का एड्रेस। अगले कदम, स्टील बार की जाली वेल्ड करना, इसके फ्रंट को एक चलते फिरते हथियारों के जखीरे में बदलना। मेंग और वो भुक्खड़, क्या तुम खौफ का सामना करने के लिए तैयार हो? लिने शहर का उत्तरी बाहरी इलाका, वहां एक ऐसा ग्रे जोन है जिसे मैप एप्स ने जानबूझकर मिटा दिया है। यहां के लोग इसे स्क्रैप सिटी कहते हैं, इलीगल मॉडिफिकेशंस की जन्नत। आमतौर पर यह जगह कटिंग मशीनों की आवाज और भारी लोहे के टकराने के शोर से गूंजती रहती है। लेकिन आज पूरी स्क्रैप सिटी एक अजीब से सन्नाटे में डूबी हुई थी, क्योंकि वहां एक मॉन्स्टर आ चुका था। जोरदार गड़गड़ाहट के साथ जमीन कांप उठी। एक कंस्ट्रक्शन डंप ट्रक किसी चलते फिरते पहाड़ की तरह इस संकरी जगह में बेरहमी से अपना रास्ता बना रहा था। इसके दोनों तरफ पड़ी पुरानी कारों की बॉडी इस दैत्य के सामने जमीन पर बिखरे खिलौनों जैसी लग रही थीं। मैंने ब्रेक मारी। एयर ब्रेक्स के रिलीज होने की सीटी किसी व्हेल के सांस छोड़ने जैसी आवाज कर रही थी, जिससे धूल का एक विशाल गुब्बार उठ गया। कुछ खौफजदा मैकेनिक जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में रेंच लिए बाहर आया। उसका नाम वांग टिएचांग था, स्क्रैप सिटी का सबसे बेहतरीन मैकेनिक। रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं, यह एक गैरेज है, कोई ओपन कास्ट खदान नहीं। तुम्हारी यह मशीन मेरे घर की नींव हिला रही है, वांग टिएचांग ने भवें सिकोड़ते हुए कहा। मैं सर्विसिंग का काम नहीं करता, सिर्फ मॉडिफिकेशन करता हूं। मैंने अपनी जेब से एक ध्यान से मोड़ा हुआ ब्लूप्रिंट निकाला। यह उसी फोर्ट्रेस का नक्शा था जिसकी कल्पना मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जिंदा बचने के लिए भागते हुए हजारों बार की थी। वांग टिएचांग ने वो कागज लिया। उसने उस पर एक नजर ही डाली थी कि उसके माथे पर गहरी लकीरें खींच गईं। फ्रंट में एक हैवी मिनी आइस ब्रेकर रैम लगाना, पूरी गाड़ी को मोटी नेवल स्टील प्लेट्स से कवर करना और यहां तक कि टायर्स के साइड्स पर एंटी एक्सप्लोसिव चेन मेल लगाना। भाई, तुम्हारा सीरिया के युद्ध में जाने का इरादा है या तुम इस मशीन से बैंक ऑफ इंडिया का लॉकर तोड़ने वाले हो? यह ट्रक ओरिजिनली ही बहुत भारी है। अगर तुम इस पर इतना सारा लोहा और लाद दोगे तो इसका वजन बेतहाशा हो जाएगा। मुझे एकदम पक्की डिफेंस और अल्टीमेट इंपैक्ट फोर्स चाहिए। तुम ये कर सकते हो या नहीं? अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। नहीं, मैं कर सकता हूं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा काम है। सिर्फ इन सारी स्टील प्लेट्स की कटिंग और वेल्डिंग में ही बहुत टाइम लग जाएगा, और ऊपर से तुम जो टाइम मांग रहे हो वो बहुत कम है। 3 दिन में यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 5 लाख तुम्हारी लेबर फीस, मटेरियल का खर्चा अलग से। वांग टिएचांग की सांसें अचानक भारी हो गईं। 3 साल तक आराम से गुजारा करने के लिए काफी है। डील पक्की? लड़कों, सोना बंद करो, सबके सब उठ जाओ, हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसने वर्कशॉप की तरफ चिल्लाते हुए कहा। ठीक उसी वक्त जब वर्कर्स ने तैयारी शुरू ही की थी, गैरेज की एंट्री से एक इंजन की तेज और कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। एक लाल फेरारी बिजली की तरह आंगन में आ घुसी। ग्रीस और कबाड़ से भरी इस जगह पर वो बिल्कुल बेमेल लग रही थी। दरवाजा खुला और एक जवान लड़का जिसने सनग्लासेस लगाए थे और सिर से पैर तक महंगे लग्जरी ब्रांड्स पहने हुए था, गाड़ी से नीचे उतरा। वो जगाव था जिसने अपनी पिछली जिंदगी में अपनी स्पोर्ट्स कार को म्यूटेट करके एजिलिटी टाइप में का बना लिया था। उसने मेरी आखिरी खाने की चीज छीन ली थी और मुझे लात मारकर जंबी के झुंड में फेंक दिया था। यह साला दुश्मनों की मुलाकात हमेशा धमाकेदार होती है, लेकिन इस पल मैं अजीब तरह से शांत था। ठंडी नजरों से उस घमंडी को देख रहा था। मेरा एयरफॉइल आ गया या नहीं? मुझे पहले आना है। ये लो, मिल गया। फुल कार्बन फाइबर का मॉडल एफ, बिल्कुल रेसिंग कारों वाला। गारंटी है आपकी गाड़ी कागज की शीट जितनी हल्की हो जाएगी। वांग तिहान उसकी बात सुनकर जल्दी से जवाब देने वाला था, तभी मेरे होंठों पर ठंडा क्रूर मुस्कान आ गई। हाँ, कागज की शीट जितनी हल्की। जब अपोकैलिप्स आएगा तो मास यानी वजन ही जान होती है। जागो बहुत गर्व कर रहा था। उसकी कार्बन फाइबर बॉडी ने स्पीड के चक्कर में सारी डिफेंस कुर्बान कर दी थी। म्यूटेशन के बाद उसका मेका भले ही लगभग इंस्टेंट स्पीड वाला था, लेकिन उसकी डिफेंस टिन के कबाड़ से भी बदतर थी। ये क्या चीज है? जागो ने आखिरकार दूर छिपे उस विशाल माइनिंग ट्रक को देख लिया जो आसमान को ढक रहा था। लाल फेरारी के सामने वो काला दैत्य एक अनदेखी पहाड़ की तरह लग रहा था। अरे वांग, तुम यहां कब से स्क्रैप इकट्ठा करने लगे? ये कबाड़ी ढेर मेरी नजरों को खराब कर रहा है। वो मुड़ा और मेरी बेजान आंखों से टकराया। अरे ये तो वो है ना, इंश्योरेंस वाला या फूड डिलीवरी वाला।
तुम्हारा नाम लिंकन है ना? यहाँ क्या कर रहा है? मतलब ये ट्रक तुम्हारा है? क्या तू गरीबी में पागल हो गया है? इतना बड़ा कबाड़ क्यों खरीदा? किसी साइट पर काम करने के लिए या इंश्योरेंस का फ्रॉड? तुम इस चीज को बीच सड़क पर खड़ा करके किसकी हिम्मत है जो टकराएगा? क्या तू गूंगा हो गया है? मैं बात कर रहा हूं। हटाओ जल्दी इस जंग को, मेरी कार को मॉडिफाई करना है। झंगाओ अधीर होकर चिल्लाया। अपनी स्पीड का मजा ले ले। आखिर 4 दिन बाद तुझे इसी से अपनी जान बचानी पड़ेगी। वांग, इस भिखारी को इग्नोर करो, पहले मेरी कार संभालो, वरना बाकी पेमेंट भूल जाओ। मैं चुपचाप देखता रहा। जागो अपनी फेरारी को लिफ्ट पर चढ़ा रहा था और वांग उसके ओरिजिनल स्टील बम्पर को उतारकर हल्के कार्बन फाइबर पार्ट्स लगा रहा था। मेरी आंखों में तिरस्कार और बढ़ गया। वो घटा रहा था, मैं बढ़ा रहा था। इस आने वाले अपोकैलिप्स में हम दोनों ने बिल्कुल उल्टे सिरे पर दांव लगाया था। रात हो गई। समय पर काम पूरा करने के लिए मैंने 2 लाख एक्स्ट्रा दे दिए। 20 वेल्डर रोटेशन में काम कर रहे थे। ओरिजिनल रेडिएटर ग्रिल हटा दी गई थी। उसकी जगह अब एक विशाल त्रिकोणीय रैम की नोक थी, जैसे कोई आसमान चीरने वाली तलवार। यह स्टील प्लेट बहुत पतली है, बदल दो। 30 मिलीमीटर वाली पुरानी शिप प्लेट लाओ, मैंने वेल्डर को आदेश दिया। सर, यह शिप की प्लेट है, पूरी वेल्डिंग करने पर डोर के हिंगेस टूट जाएंगे। फोरमैन ने हिचकते हुए कहा। तो हिंगेस भी बदल दो, टैंक वाले हिंगेस लगाओ, मैंने बिना झिझके कहा। 3 दिन 3 रात मैंने लगभग आंख नहीं बंद की। हर वेल्ड, हर स्क्रू पे नजर रखी। हर स्टील प्लेट जोड़ते हुए वो गाड़ी एक भयानक वॉर मशीन में बदलती गई। तीसरे दिन सुबह ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। वो वहां खड़ा था, भारी, शक्तिशाली और डरावना। क्या क्या हमने कोई राक्षस बना दिया है? वांग तिहान फुसफुसाया। मॉडिफिकेशन पूरा करना सिर्फ पहला कदम था। बिना ईंधन का टैंक सिर्फ लोहे का ताबूत है। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। मैंने अपने इस काले दैत्य को चलाया। सड़क पर सब गाड़ियां वो रास्ता दे रही थीं, जैसे कोई शैतान निकल आया हो। प्राउसिस 50 हॉर्स पावर वाला डीजल इंजन सच में ईंधन का भयंकर गड्ढा था। सैकड़ों लीटर प्रति 100 किलोमीटर। अपोकैलिप्स आने के बाद पेट्रोल पंप फट जाएंगे या सूख जाएंगे। ईंधन सोने से भी कीमती हो जाएगा। मैं सीधा एक प्राइवेट ऑयल डिपो पर गया। बॉस, मुझे 35 टेम्परेचर वाला डीजल चाहिए, जितना है सब ले लूंगा। मैंने भारी भरकम मालिक को देखा। उसने मेरी अजीब गाड़ी को ऊपर से नीचे तक घूरा। भाई, ये दिनों में सख्ती है, थोक में लेना है तो परमिट चाहिए, वरना एक्स्ट्रा और कैश पेमेंट। और हाँ, 200 लीटर वाले बड़े बैरल चाहिए। सब भर दो और सीधे मेरी ट्रक की बेड में लोड कर दो। पैसे सब कुछ खरीद सकते हैं। आधे घंटे बाद सैकड़ों लीटर डीजल मेरी बेड में लोड हो चुका था, कुल कई टन। शुरुआती अपोकैलिप्स के लिए हजारों किलोमीटर चलने या 6 महीने जनरेटर चलाने लायक। फिर मैं थोक बाजार गया। स्नैक्स नहीं, सीधे बेसिक चीजें। बिस्किट, 2 सॉस बॉक्स मीट कैन, 2 टन चावल और 2 टन शुद्ध पानी। बाजार वाले खुश थे, सोच रहे थे कोई बड़ा खरीदार आ गया। उन्होंने डिलीवरी ऑफर भी की। जरूरत नहीं, मैंने बाहर खड़ी काली पहाड़ी की तरफ इशारा किया। सब कुछ सीधे उसमें लोड कर दिया। आखिरी पानी की क्रेट लगते ही बेड लगभग भर गई। लेकिन 400 टन कैरी करने वाली इस मॉन्स्टर के लिए ये कुछ 10 टन का बोझ सस्पेंशन को भी 1 सेंटीमीटर नहीं हिला सका। दुनिया खत्म होने से 24 घंटे पहले शहर का माहौल अजीब होने लगा। ज्यादातर लोग अभी भी नॉर्मल दिनचर्या में थे, लेकिन होशियार लोग महसूस कर चुके थे कि कुछ गड़बड़ है। आसमान भूरा पीला हो गया था, बादल भारी और नीचे लटक रहे थे। मोबाइल नेटवर्क भी बार बार चला जा रहा था। टीवी पर एक्सपर्ट्स बहस कर रहे थे कि यह सोलर फ्लेयर का संकेत है या नहीं। लेकिन मुझे पता था, यह सनस्पॉट नहीं, पृथ्वी की तरफ आ रही हाई डायमेंशन एनर्जी शैडो है। वो पृथ्वी के फिजिक्स के नियम ही बदल देगी। मैं अपनी किले जैसी गाड़ी में बैठा धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ रहा था जो मैंने पहले से चुन रखी थी। शहर के बाहर एक अधूरा वियाडक्ट, ऊंचाई पर अटैक और डिफेंस दोनों के लिए परफेक्ट। और सबसे जरूरी, वहां लोग और गाड़ियां कम थीं, क्योंकि अपोकैलिप्स की पहली लहर मशीनों से नहीं बल्कि इंसानों के आसपास की गाड़ियों से आने वाली थी। 26 जनवरी 2020 सुबह 11:68। दुनिया खत्म होने में बस 2 मिनट बाकी थे। शहर सबसे शोरगुल भरा हुआ था। क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम। एक लाल फेरारी इंजन गरज रही थी। जगाओ फुटपाथ पर खड़ा था। वांग गेरगू साइकिल पर, हैंडल पर ताजी सब्जियां लटकी हुई। सब अपनी जिंदगी जी रहे थे बेखबर। 10 सेकंड बाकी। पीला आसमान अचानक गहरा लाल हो गया। बादल भौर बनाकर घूमने लगे। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो गए। ट्रैफिक लाइट मर गई। पूरा शहर बिजली गुल। 1 सेकंड के लिए पूरी दुनिया मौत जैसी खामोशी में डूब गई। मैंने गहरी सांस ली। हाथ इतने जोर से स्टीयरिंग पकड़े थे कि उंगलियां सफेद हो गईं। आसमान से एक अकल्पनीय बैंगनी शॉकवेव गिरी और पूरी प्लेनेट को झाड़ दिया। बूम! यह धमाके की आवाज नहीं थी, बल्कि सीधे आत्मा तक गूंजने वाली रेजोनेंस थी। मुझे दर्द नहीं हुआ, सिर्फ भारी दबाव महसूस हुआ जो मुझे सीट से चिपका गया। सीट गर्म और नरम हो गई। अनगिनत मेटल नैनो पार्टिकल्स निकले। मेरी रीढ़ की हड्डी से चढ़कर पूरे शरीर को ढक लिया। न्यूरल कनेक्शन इन प्रोग्रेस, पावर कोर सिंक्रोनाइजेशन, सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेटेड। ठंडे मैकेनिकल वॉइस सीधे मेरे दिमाग में गूंज रहे थे।
ये कोई भ्रम नहीं था। मेरे सामने का विंडशील्ड पिघल गया और एक विशाल पेनोरामिक स्क्रीन बन गया जिसमें ढेर सारा डेटा फ्लो हो रहा था। SCMG-4 संशोधित किले, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल शुरू, मास कंजर्वेशन और फंक्शनल मैपिंग। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा 100%। मेका फोर्ट्रेस, ऊंचाई 15.6 मीटर, कुल वजन 660 टन। ब्लाइंडेज टाइप हैवी शिप, कॉम्पोजिट स्टील ब्लाइंडेज, औसत मोटाई ST मिमी। पावर कोर G400 डीजल मैट्रिक्स, 3650 हॉर्स पावर, परफेक्ट स्टेटस। काम हो गया। मैंने मुट्ठी जोर से भींची। शरीर में भयंकर ताकत का एहसास हुआ। मैं इस स्टील के दैत्य के साथ फ्यूज हो चुका था। मेरी सोच उसके आदेश, मेरी इच्छा उसकी हरकत। मैंने बाहर देखा। मेरी नजर अब 10 मीटर ऊपर से दुनिया को देख रही थी। सब कुछ नकली लग रहा था। क्रॉसिंग पर वो लाल फेरारी लंबी हो गई। उसके 4 पहिए उलटकर पैर बन गए। हुड फट गया। पीठ पर 2 शार्प एयरफॉइल निकले। क्षण भर में 3 मीटर ऊंचा लाल मेका तैयार। हाँ, तो ये है भगवान का पावर। जागाओ का हंसना सभी मेका के रेजोनेंस चैनल पर गूंज उठा। मुझे लगता है मैं लाइट की स्पीड पार कर सकता हूं। उसका मेका लाल धारा बनकर सड़क पार कर गया। तलवारें हवा में चमक रही थीं। उसने एक बस से बने नए मेका पर हमला कर दिया। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम सब कचरा हो। उसने पब्लिक चैनल पर गरजा। थोड़ी दूर पर वांग गेरगू की पुरानी साइकिल भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। बहुत पतला कमजोर मेका, कुल वजन सिर्फ 18 किलो। मेरी पिछली जिंदगी में भी मेरा रेंटेड बाइक सिर्फ 15 किलो का ही बना था। ये इस क्रूर लेकिन निष्पक्ष दुनिया का नियम है। तभी उस लाल सिलहूट ने हाईवे ब्रिज पर खड़े मेरे विशाल काले कोलोसस को देख लिया। ये क्या चीज है? पहली बार जगाओ के चेहरे पर हैरानी दिखी। 3 मीटर का लाल चमकता मेका मेरे 15.6 मीटर के काले किले के सामने खिलौने जैसा लग रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना दायां हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाया। वो हाथ कई 10 टन वजन वाली ट्रक की बेड से बना था, 30 मिमी स्पेशल आर्मर के साथ। मेरा मूवमेंट शुरू होते ही विशाल डीजल इंजन गरजा। हाइड्रोलिक सिस्टम चीख उठा। मेरी पीठ की चिमनी से काला धुआं निकला, आसमान को ढकते हुए। तुम कौन हो? भूत बनकर मत खेलो। चेतावनी देता हूं, इस युवा मास्टर के रास्ते में मत आना। मैं स्पीड का राजा हूं और तुम सिर्फ टारगेट हो। कहते हुए उसका लाल मेका एक लाल रेखा बनकर मेरी तरफ झपटा। वो अपनी स्पीड का घमंड दिखाना चाहता था। उसकी तलवारें मेरी टांग के आर्मर को निशाना बनाकर आईं। पिछली जिंदगी में ठीक इसी लात से उसने मुझे ज़ॉम्बीज के बीच फेंका था। मैं चुपचाप देखता रहा। तुम मांस के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी गहरी आवाज पब्लिक चैनल पर पूरी ताकत से गूंजी, जैसे कोई दिव्य गर्जना हो। अगले ही पल चिंगारियां निकलीं। जागाओ की F1 ग्रेड कार्बन फाइबर ब्लेड मेरी 80 मिमी नेवल कंपोजिट स्टील प्लेट से टकराई और धीरे धीरे टूट गई, बिस्किट जितनी कमजोर। प्रतिकार की भारी शक्ति ने उसके मेका को उछालकर पीछे गिरा दिया। नामुमकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे उसके साथ वक्त बर्बाद नहीं करना था। मैंने अपना दायां पैर उठाया। 4 मीटर से ज्यादा डायमीटर वाला वो विशाल टायर अब एक जटिल वॉर मशीन था। मैंने उसे धीरे धीरे नीचे लाना शुरू कर दिया। नहीं, जानसान का लाल बिजली जैसा मेका अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बढ़ती हुई छाया से बचने की कोशिश कर रहा था। उसकी स्पीड सचमुच कमाल की थी। जमीन पर उसकी छाया रह जाती थी, लेकिन इतने बड़े एरिया कवरेज के सामने वो बेकार था। धड़म! जमीन जोर से हिल गई। मेरे पैर के नीचे का वायडक्ट चीख उठा। इतना वजन सहन करने में वो असमर्थ था। मेरे पैर के तलवे के बीच से अनगिनत दरारें निकल गईं। मैंने धीरे से पैर ऊपर उठाया। जमीन पर अब सिर्फ आधा मीटर गहरी एक छाप रह गई थी और उसके बीच में लाल लोहे की चादरें पूरी तरह कुचली हुई, जैसे रोटी की तरह छपट्टी। दुनिया फिर से शांत हो गई। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तबाही जारी थी। जो बुरे वाहन अभी अभी ट्रांसफॉर्म होकर तैयार हुए थे, वो अपने आसपास की हर चीज पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे, जबकि कुछ दूसरे घबराकर हर दिशा में भाग रहे थे। यही थी पहली लहर, इंसानियत की अपनी पैदा की हुई तबाही। लेकिन ठीक उसी पल शहर के पूर्वी हिस्से से एक भारी और तेज दोनों तरह का अजीब सा आवाज आया। ग्रर! ये आवाज बेहद गहरी और प्राचीन थी, जिसमें मौत का एहसास था। मैंने तेजी से सिर घुमाया और अपनी विजन को आखिरी हद तक बढ़ाया। पूर्वी क्षितिज पर मैंने एक विशालकाय प्राणी को धीरे धीरे उठते देखा। वो पहले शहर की सबसे बड़ी कचरा डंपिंग साइट था। अब हजारों टन कचरा, पुरानी गाड़ियों के ढांचे, सरिया, सब कुछ हिल रहा था और आपस में जुड़ रहा था। इसकी कोई तयशुदा शक्ल नहीं थी, सिर्फ लोहे और सड़ांत की एक हिलती डुलती विशाल मांस थी। इसके शरीर पर कभी कभी 10-10 कारों के ढांचों से बने टेंटेकल्स निकल आते थे, जो एक मेका को पकड़कर एक ही झटके में उठा लेते थे। खून जमा देने वाली चबाने की आवाज के साथ वो मेका उसके शरीर का हिस्सा बन जाता था। उच्च ऊर्जा वाले एग्रीगेट का डिटेक्शन, कोड नाम ग्लटन, लगभग 8000 टन जैविक मास। अलर्ट, बेहद खतरनाक, तुरंत इलाका छोड़ दें। मेरे दिमाग में सिस्टम की तीखी अलर्ट घनघना उठी। मैंने उस मांस को देखा,
जो लगातार सब कुछ निगल रही थी और उसका साइज लगातार बढ़ रहा था। बहुत दिनों बाद मेरे अंदर एक चुनौती का भाव जाग उठा। तो यही है, अपनी पिछली जिंदगी में इन सबसे ऊंचे शिकारियों की नजर में मैं उनके दांत साफ करने लायक भी नहीं था। लेकिन अब मैंने अपनी नजर अपने 660 टन के स्टील वाले शरीर पर डाली। मैं हंसा नहीं, मैंने स्पीड बढ़ा दी। मेरी पावर के कोर का गुर्राहट तुरंत 10 गुना हो गई। अब शिकार का समय है। 8000 टन, एक ऐसा नंबर जो किसी को भी निराशा में डुबो सकता था। अपोकैलिप्स के शुरू में ज्यादातर सर्वाइवरों के मेका मुश्किल से कुछ 10 टन के होते थे। ये कचरे और लोहे का ढेर उन सबसे बड़ी दीवार था जिसे पार करना नामुमकिन लगता था। इसके पैर नहीं थे। उसका चेसिस पुरानी चेन और टायरों का हिलता डुलता ढेर था। वो धीरे धीरे चलता था, लेकिन हर कदम पर सड़क का पेवमेंट बिस्किट की तरह चूर चूर हो जाता था। कारों के ढांचे, स्ट्रीट लाइटें और धीमी गति वाली निचली स्तर की क्रिएचर्स सब उसके शरीर से निकलने वाले मैग्नेटिक टेंटेकल्स द्वारा पकड़े जाते और एक विशाल मुंह में ठूंस दिए जाते, जो कई एक्सकेवेटर बकेट से बना था। धातु चबाने की कर्कश आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। अलर्ट, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तुरंत पीछे हटने की सलाह। मेरे दिमाग में सिस्टम की लाल चमकती नोटिफिकेशन जल रही थी। मैंने हाथ उठाया, हवा में झाड़ा और अलर्ट मॉड्यूल बंद कर दिया। बड़ा होने से कोई चीज जरूरी ताकतवर नहीं हो जाती। पायलट सीट पर पीठ टिकाए मेरे हाथ डबल कंट्रोल जॉयस्टिक को मजबूती से पकड़े हुए थे, जो पहले वाला स्टीयरिंग व्हील की जगह ले चुका था। पिछली जिंदगी में मैं 3 साल तक काफिले के लिए वाहन रिपेयर करता रहा था। मैंने ऐसे बहुत से जल्दबाजी में जोड़े गए लोहे के ढेर देखे थे। बाहर से भयानक लगते थे, लेकिन अंदर से कमजोर। ये ग्लटन अभी जवान है। इसका ज्यादातर मांस वो कचरा है जो उसने जबरदस्ती निगल लिया है। इसकी आंतरिक संरचना ढीली है। इसे कभी हाई डायमेंशन एनर्जी से मजबूत नहीं किया गया। ये बालू का महल है जो गिरने को तैयार है, और मैं हूं ठोस स्टील की गेंद। ग्लटन ने मुझे देख लिया। इस वायडक्ट पर 1506 मीटर ऊंची जेट ब्लैक हैवी आर्मर वाली किला जैसी मेरी फोर्ट्रेस को नजरअंदाज करना मुश्किल था। एक अजीब सी हवाई अलर्ट सायरन जैसी आवाज गूंजी। 3 बसों के ढांचों को मोड़कर बनाया गया एक विशाल टेंटेकल मेरे ऊपर एक भारी कुल्हाड़ी की तरह गिरा। मैं पीछे नहीं हटा। मैंने जॉयस्टिक को पूरा आगे धकेल दिया। धड़म! G400 डीजल मैट्रिक्स ने जोरदार गुर्राहट छोड़ी। एग्जॉस्ट से 2 काली धुएं की लकीरें निकलीं। फोर्ट्रेस की मजबूत टांगें थोड़ी सी झुकीं और फिर जोर से धक्का दिया। वायडक्ट का पुल तुरंत ढह गया। मैंने हमला सहने का फैसला नहीं किया। मैंने ढाने की एनर्जी का फायदा उठाते हुए सीधा उस टेंटिकल की तरफ चार्ज कर दिया। शटाक! फोर्ट्रेस ने अपना दायां हाथ उठाया। 30 मिलीमीटर स्पेशल स्टील प्लेट्स से बना शील्ड, जो किसी पुराने आइस ब्रेकर से लिया गया था, टेंटिकल से सीधा टकराया। चिंगारियों की झड़ी लग गई, जो पल भर के लिए रोशनी का झरना बन गई। टेंटिकल टूट गया। बसों की पतली चादरें भारी इंडस्ट्रियल स्टील के सामने कुछ नहीं थीं। इंपैक्ट की ताकत ने मेरे दाएं हाथ के आर्मर को कुछ मिलीमीटर अंदर धकेल दिया, लेकिन मुख्य संरचना बरकरार रही। बस इतनी ही ताकत है तेरे पास? मेरे होंठों पर क्रूर मुस्कान आ गई, आंखों में खूंखार चमक। फोर्ट्रेस जमीन पर उतरी। 660 टन की उसकी देह सड़क पर गिरी और गहरा गड्ढा बना गई। बिना एक पल रुके मैंने गैस को फुल कर दिया। 35 नंबर का ग्रैंड कोल्ड डीजल इंजन कंबशन चैम्बर में पागलों की तरह फटा। फेयरलैंड्स की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसमिशन शाफ्ट से होते हुए पैरों तक पहुंची। 660 टन की स्टील फोर्ट्रेस ने अपनी विशाल काया के हिसाब से भयानक विस्फोटक पावर छोड़ी। उसने बिना झिझके 8000 टन की उस हिलती डुलती स्टील की पहाड़ी पर चार्ज कर दिया। ग्लटन ने देखा कि मैं, एक छोटी सी चींटी, उसकी मुंह में कूदने की हिम्मत कर रहा हूं, तो उसने ऐसा चीखा कि आसमान फटने लगा। बाकी बचे दर्जन भर टेंटेकल्स एक साथ मेरे ऊपर टूट पड़े। कुछ पेल लॉडर के आर्म जितने मोटे, कुछ स्टील की छड़ों और शीट्स से बने घातक कोड़े, कुछ रिकवरी कंटेनरों से बने विशाल हथौड़े, या फिर एक घातक जाल जो आसमान को ढक रहा था। मेरी सारी भागने की राहें बंद हो गईं। पब्लिक चैनल पर बचे हुए मेका पायलट्स हताशा से चीख रहे थे, ये पागल है, बिल्कुल पागल। 8000 टन का जवान ग्लटन, एक पूरा बटालियन टैंक भी टिक नहीं पाएगा, और ये सीधा उस पर चढ़ाई कर रहा है। अब खत्म हो गया, कुचलकर छपटा हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरी पिछली जिंदगी में मैं 3 साल इस अपोकैलिप्टिक दुनिया में लड़ते हुए बिताए थे। मैंने ऐसे बहुत से ढेर देखे थे जो सिर्फ दिखावे के थे, और सबसे बड़ी सच्चाई मैं समझ चुका था। चाहे कितने भी हमले हों, अगर वो डिफेंस को भेद नहीं सकते तो सब बेकार है। जैसे ही वो दर्जन टेंटिकल्स मुझ पर गिरने वाले थे, मेरी आंखों में बर्फीली चमक आई। न्यूरल कनेक्शन मैक्सिमम। मैंने वो गुर्राहट छोड़ी जो मेरी आत्मा तक हिला गई।
एक पल की सोच के साथ माइक्रो आइस ब्रेकर फॉर्म तुरंत अनगिनत ठंडी धातु कणों में बिखर गया। 3 सेकंड से भी कम समय में मेरी आंखों के सामने 12.8 मीटर लंबी और 85 टन वजन वाली एक भारी विशाल तलवार बन गई। ब्लेड का मुख्य हिस्सा ओरिजिनल आइस ब्रेकर के निकल एलॉय स्टील से बना था। किनारा माइनिंग टॉम की वियर रेजिस्टेंट ब्लेड से लिया गया था। ब्लेड पर बने पैटर्न में अभी भी उसकी मूल हत्यारी और बर्फीली हवा थी, जो मेरे मेका की विनाशकारी प्रकृति से बिल्कुल मेल खाती थी। टूट जा, मैंने चीखते हुए अपने आप को तेजी से घुमाया। हॉर्स पावर की पूरी ताकत मेरे दाएं हाथ में इंजेक्ट हो गई। ब्रोकरोच तलवार हवा चीरती हुई टेंटिकल्स के जाल से टकराई, एक चमकदार आर्क बनाते हुए। कई भयानक धातु टकराव की आवाजें गूंजी, जिन्होंने शहर के आधे हिस्से को रोशन कर दिया। 10 टन से ज्यादा वजन वाले मेका को आसानी से कुचल देने वाले ये टेंटिकल्स मेरी पूरी ताकत से भरी इस तलवार के सामने सूखी टहनियों जैसी थे। एक ही वार में सब कट गए। टूटी हुई शीट्स और स्टील की छड़ें जोरदार धातु की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी, जबकि काली हाइड्रोलिक ऑनेल बारिश की तरह बरसने लगी। पब्लिक चैनल पर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद तारीफों की बांट आ गई। क्या उसने एक ही वार में 10 टेंटिकल्स काट दिए? ये क्या भयानक ताकत है! और ये तलवार कहां से आई? अभी तो थी ही नहीं। तुलना करो झागो के कार्बन फाइबर से, वो तो कागज जैसा कमजोर है। ये असली खून की प्यास है। मेरे पास पब्लिक चैनल पर आने वाले मैसेज सुनने का समय नहीं था। मेरे काउंटर फोर्स का फायदा उठाते हुए फोर्ट्रेस की टांगों ने जोरदार उछाल भरा। 600 से 60 टन का शरीर हवा में उड़ा और सीधा ग्लैटन के सीने पर, जो एक पहाड़ी जितना चौड़ा था, लैंड कर गया। मेरे पैरों के नीचे स्टील की कीचड़ पागलों की तरह हिलने लगी। अनगिनत नुकीले तीर निकलकर मुझे भेदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे आर्मर ने उन्हें कुचलकर लोहे की बारीक धूल में बदल दिया। मेरी नजर उसके सीने के बीचों बीच लगी थी, उस लाल बैंगनी रंग की आग की गेंद पर जो लगातार धड़क रही थी। यही इसका एकमात्र कमजोर पॉइंट है। खेल खत्म। मैंने भारी ब्रोकरोच तलवार को ऊपर उठाया, पूरी पावर इंजेक्ट की और पूरे जोर से उसके कोर को भेदने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही तलवार की नोक कोर को छूने वाली थी, अचानक वो प्रकाश की गेंद लाल बैंगनी चमक के साथ फट पड़ी। एक भयानक ऊर्जा की लहर ने सांस रोक दी। मेरे दिमाग में सिस्टम की अलर्ट तेज हो गई। अलर्ट! ग्लैटन जबरन इवोल्यूशन कर रहा है। मास 2000 टन से ज्यादा। कोर की ऊर्जा पूरी तरह कंट्रोल से बाहर। इवोल्यूशन की शॉक वेव ने पूरी सड़क को हिला दिया। आसपास की पुरानी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। पहले अस्थिर स्टील की कीचड़ अब इस भयानक ऊर्जा से दबकर और पिघलकर मजबूत हो गई। 2000 टन का स्टील शरीर 50 मिलीमीटर मोटा मोनोब्लॉक एलॉय आर्मर जबरन बन गया। रेंगने वाला चेसिस अब 6 विशाल मैकेनिकल लेग्स वाला हो गया। सीने पर विकसित कोर अब छोटे सूरज की तरह धड़क रहा था, जिसमें अपोकैलिप्टिक ऑरा थी। पब्लिक चैनल पर बचे सर्वाइवर हताश हो चुके थे। खत्म हो गया 2000 टन का इवॉल्व्ड ग्लैटन। लिन अब मारा गया। टोनेज में 20 गुना फर्क है। चाहे वो बॉस कितना भी मॉन्स्टर हो, अब उसकी कोई चांस नहीं। भागो! अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। सिस्टम की रेड अलर्ट लगातार बज रही थी। अलर्ट! टारगेट की कुल लड़ाकू पावर हमसे 17 गुना ज्यादा है। एरिया इफेक्ट एनर्जी शॉकवेव छोड़ सकता है। तुरंत भागो! पायलट सीट पर पीठ टिकाए मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। पिछली जिंदगी में मैंने ऐसे बहुत से असेंबल देखे थे जो एनर्जी से जबरन इवोल्यूशन करते थे। टोनेज में भले ही विशाल लगे, लेकिन असल में इसका कोर पूरी तरह एक्सपोज्ड था और 6 लेग्स के जॉइंट्स में घातक कमजोरियां थीं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त कठोरता नहीं मिली थी। ये अभी भी बालू का महल ही था और मैं ठोस स्टील की गेंद। गुस्से में पागल इवॉल्व्ड ग्लैटन ने मुंह खोला और लाल एनर्जी की शॉकवेव उगल दी। जहां जहां वो लहर गई, सड़क पिघले हुए धातु की तरह बहने लगी और सीधे मेरे कॉकपिट की तरफ आई। सबको लगा कि मैं बचने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने ठीक उल्टा किया। मैंने जॉयस्टिक को पूरा आगे धकेला। मेका सीधा शॉकवेव में घुस गया। ठीक उसी पल एक सोच के साथ मेरी ब्रोकरोच तलवार ने फॉर्म बदल लिया और 20 मीटर चौड़े विशाल शील्ड में बदल गई। मैंने उसे मजबूती से आगे कर दिया। धड़म! शॉकवेव शील्ड से सीधा टकराया। धातु पिघलने की तीखी आवाज गूंजी और पूरा इलाका लाल बैंगनी रोशनी से भर गया। जब रोशनी कम हुई तो सन्नाटा छा गया। मेरा मेका अभी भी अटल खड़ा था। विशाल शील्ड थोड़ा झुलसा जरूर था, लेकिन बिल्कुल सही सलामत। कोर में एक खरोंच तक नहीं आई। ये नामुमकिन है, कोई पब्लिक चैनल पर चीखा। जब ग्लैटन स्तब्ध था, मैंने उस पल का फायदा उठाया। मेका ने जोरदार छलांग लगाई। चार्ज की गति का इस्तेमाल करते हुए उसके 2 लेग्स के जॉइंट्स को क्रूरता से कुचल दिया। इवॉल्व्ड ग्लैटन तुरंत बैलेंस खो बैठा और दर्द से चीखा। उसका विशाल शरीर जोरदार आवाज के साथ ढह गया। बिना 1 सेकंड भी सोचे मेरे लेफ्ट आर्म का हाइड्रोलिक पंच उसके सीने में जोर से घुस गया।
चाहे वो कितना भी छटपटाए। जब वो मुड़ने लगा, मैंने उसे पूरी तरह से स्थिर कर दिया। मेरी दाहिनी हाथ में भारी क्रशर ब्लेड फिर से ऊपर उठ गया। ब्लेड तेजी से घूम रहा था, पूरी शक्ति से लदा हुआ, जबकि उसकी धार पर सुनहरी ऊर्जा की रोशनी दौड़ रही थी। विनाशकारी ताकत के साथ भारी ब्लेड ने पूरी ब्रूटलिटी से उसके सीने पर खुले हुए स्पार्क कोर में घुसा दिया। बच! कोर तुरंत फट गया। पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा सुनामी की तरह बाहर निकली 20,000 टन के डिवोरर के शरीर से। वो आखिरी बार दर्द भरी चीख मारकर तेजी से बिखरने लगा और आखिरकार पिघले हुए लोहे के ढेर में बदल गया। नैनोमेटल के कण पागलों की तरह स्पार्क की ऊर्जा को निगलने लगे। सिस्टम की नोटिफिकेशंस मेरे दिमाग में लगातार घूमने लगीं। उच्च आयामी स्पार्क एनर्जी का अवशोषण पूरा। मेचा का कुल वजन बढ़कर 2100 टन पावर को डबल हो गया। डीजल इंजन फ्यूज। पीक पावर 18,000 हॉर्स पावर। क्रशर ब्लेड का अपग्रेड पूरा। अब स्पार्क एंटी आर्मर शॉकवेव रिलीज कर सकता है। मैंने धीरे से मुट्ठी भींची। शरीर के अंदर तबाही मचाने वाली ताकत महसूस कर रहा था। एक साधारण सा झटका देते ही सुनहरी लहर निकली। शॉकवेव ने दूर खड़े एक ऑफिस बिल्डिंग को 2 हिस्सों में काट दिया। जब सुनहरी चमक खत्म हुई तो पूरी सड़क खामोश हो गई। सिर्फ ठंडा हो रहे मेटल की चटकने की आवाज रह गई थी। मैं डिवोरर के मलबे के बीच खड़ा था। मेरे पैर पिघले हुए लाल काले लोहे पर टिके थे। मेरे पीछे 2 विशाल एग्जॉस्ट पाइप काली धुआं उगल रहे थे। 15 मीटर की फोर्ट्रेस अब 20 मीटर से ज्यादा ऊंची हो चुकी थी। उसका ब्लाइंडेज और मोटा जोड़ और भारी हो गए थे। हर सांस किसी स्टील प्लांट की तरह लग रही थी। तभी पब्लिक चैनल पर एक कांपती हुई आवाज आई। भाई, तू किस लेवल का मेचा है यार? मैंने सड़क के कोने की तरफ नजर डाली। मलबे के पीछे कुछ छोटे मेचा छिपे हुए थे। एक वैन से बना था, दूसरा छोटी बर्लिन कार से। वहां एक डिलीवरी स्कूटर से बना मेचा भी था, जिसके हाथ में अभी भी टेढ़ी हुई थर्मल बॉक्स पकड़ी थी। वे न तो मुझ पर झपटे, न ही घुटनों के बल गिरकर दया मांगने लगे। बस डरे हुए थे। वो डर मुझे अपनी पिछली जिंदगी से बहुत अच्छी तरह याद था। जब कहानी शुरू हुई थी तब सबको लगा था कि वे हीरो बनकर जागे हैं, लेकिन जब पहला मॉन्स्टर आया तब उन्हें पता चला कि वे बस पैरों वाला मवेशी हैं। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। फोर्ट्रेस के सीने पर लगा स्पार्क फर्नेस हल्का सा वाइब्रेट हुआ और डिवोरर के बचे हुए हाई डायमेंशन फ्रैगमेंट्स को अपने आप खींचने लगा। फ्यूजनेबल मॉड्यूल डिटेक्टेड। मैग्नेटिक ट्रैक्शन चैन। सोर्स डिवोरर के टेंटिकल्स। फ्यूज करना है। फ्यूज। फोर्ट्रेस के पीछे का हैवी ब्लाइंडेज खुल गया। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ से 10 बड़ी बड़ी काली चेन निकली, जिनके सिरे पर बैरब्ड मैग्नेटिक हार्पून लगे थे। चेन फ्यूजन पूरा होते ही पीछे का ब्लाइंडेज फिर से बंद हो गया। सड़क के कोने पर छिपे छोटे मेचा आखिरकार हिम्मत जुटा पाए। एक मेचागन ने हाथ ऊपर उठाते हुए कांपती आवाज में कहा, बॉस, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम बस ये जानना चाहते थे कि क्या हम आपके साथ रह सकते हैं। डिलीवरी स्कूटर वाला मेचा और सीधा था, हालांकि उसकी टांगें कांप रही थीं। मैं बोझ नहीं बनूंगा। डिलीवरी कर सकता हूं, टायर रिपेयर कर सकता हूं, आपके लिए सामान ला सकता हूं। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उनका वजन कुछ 10 किलो से लेकर कुछ टन तक था। अपोकैलिप्स के पहले दिन ऐसे मेचा तो बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था वो बिल्कुल सच्चा था। मेरी पिछली जिंदगी में भी मैं ठीक इसी तरह खड़ा होता था, बड़े लोगों के सामने, अपनी इज्जत निगल कर, बस एक वक्त की रोटी के लिए। मैंने ना हाँ कहा न ना। इसी वक्त सड़क के दूसरे छोर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धड़म धड़म धड़म। लगभग 6 मीटर ऊंचा एक टफ टेरेन मेचा खंडहरों से बाहर निकला। चौड़े कंधे, मोटी टांगें। उसके सीने पर चियार-1 शेर के फ्रंट बम्पर से बने आर्मर प्लेट्स लगे थे। उसके पीछे करीब 10 दूसरे मेचा थे, जैसे शिकारी कुत्तों का झुंड जिसे नया मालिक मिल गया हो। पब्लिक चैनल पर एक जाना पहचाना आवाज गूंजी, सब शांत रहो, ये लिमेंग है। अब से ये पूरा इलाका मेरे कंट्रोल में है। मेरी नजर ठंडी पड़ गई। लिमेंग! पिछली जिंदगी में वो लिन शहर के तीसरे रिफ्यूजी कैंप का अस्थाई लीडर था। सबसे ताकतवर तो नहीं था, लेकिन लोगों को मैनिपुल करने में माहिर। सबके भले के नाम पर कमजोरों को लूटता था। मेरी पिछली जिंदगी में मैं 3 साल तक मैकेनिक रहा था और उसकी गाड़ी के ये आर्मर प्लेट्स मैंने अनगिनत बार बदले थे। हर बार वो मेरे कंधे पर थपकी मारकर कहता, लिनकेन, अच्छे से काम करता रह, बड़ा भाई तुझे याद रखेगा। बाद में जब ज़ॉम्बी होर्ड ने कैंप पर हमला किया तो सबसे पहले उसी ने हम मैकेनिक्स को दरवाजे पर धकेल दिया था। लिमेंग का टफ टेरेन मेचा मेरे से 100 मीटर दूर रुक गया। उसने ऊपर देखा
20 मीटर से ज्यादा ऊंची मेरी फोर्ट्रेस को। उसकी आवाज एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। भाई, मैंने सब देख लिया। तू तो रियल बीस्ट है, लेकिन इतनी सारी रिसोर्सेस को अकेले तू बचा नहीं सकता। उसने मेरे पीछे पड़ी बीन की तरफ इशारा किया, जहां डीजल के ड्रम, कैन, पानी और कंप्रेस्ड बिस्किट रखे थे। अपोकैलिप्स के पहले दिन ये चीजें जान से भी ज्यादा कीमती होती हैं। आसपास के दूसरे सर्वाइवर मेचा की नजरें तुरंत बदल गईं। डर के साथ लालच की चमक आ गई। लिमेंग लोगों को मैनिप्यूल करने में माहिर था। वो आगे बोला, सुन, तू हमें रिसोर्सेज दे दे, हम उन्हें बराबर बांट लेंगे। तू हमारा मेन फायर पावर बनेगा, मैं मैनेजमेंट देख लूंगा। साथ में हम और मजबूत होंगे, ज्यादा लोग बचेंगे। डिलीवरी स्कूटर वाला मेचा अनजाने में ही आधा कदम पीछे हट गया। स्कूटर वाला फुसफुसाया, लेकिन ये सब तो उसी का है। लिमेंग ने अचानक घूमकर उसे घूरा। ये दुनिया खत्म हो चुकी है। अपना पराया कैसा, वो इतना ताकतवर है, थोड़ा कम खाने से उसकी क्या बिगड़ जाएगी। ये एक वाक्य सुनकर पूरा पब्लिक चैनल खामोश हो गया। मैं मुस्कुराया। इस आदमी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। पिछली जिंदगी में भी ये हमेशा इसी तरह नैतिकता का पीछा दिखाकर दूसरों की चीजें हड़प लेता था, समाज के भले के नाम पर। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरी भारी क्रशर ब्लेड बाजू के साथ लटक रही थी। ब्लेड की नोक जमीन पर रगड़ खा रही थी, जिससे चिंगारियां उड़ रही थीं। लिमेंग, अगर मुझे लूटना है तो सीधे सीधे बोल दे। लिमेंग की आवाज भारी हो गई। भाई, इतना डायरेक्ट होने की क्या जरूरत है? मैं तुझे मदद का हाथ बढ़ा रहा हूं। इतनी बड़ी लड़ाई के बाद तेरा मेचा एनर्जी से खाली होगा। मेरे पास 10 आदमी हैं। क्या तू कुछ डिब्बों के लिए पूरे सर्वाइवरों को दुश्मन बनाएगा? उसके पीछे वाले मेचा तुरंत मुझे घेरने लगे। कुछ तन गए थे, कुछ उत्साहित। एक कैंपिंग वैन से बना मेचा लोहे की कांटेदार छड़ लेकर गरजा, भाई मेंग सही कह रहा है, राशन सबको बांटना चाहिए। दूसरा चिल्लाया, और ये सारा डीजल क्या ये अकेला ही सब इस्तेमाल कर लेगा? तो अब जल्दी हो रही है। जब डिवोरर से लड़ रहे थे तब कहां थे तुम लोग? अब हिस्सा चाहिए। लिमेंग ने हाथ उठाकर स्कूटर वाले मेचा को थप्पड़ मार दिया। वो 7-8 मीटर दूर जा गिरा। उसकी डिलीवरी बॉक्स पूरी तरह से कुचल गई। मेरी नजर बर्फ की तरह ठंडी हो गई। ये तुम्हारे लिए है, मैंने कहा। मुझे लोगों को बचाना जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें कुचलकर खुद को सेवियर दिखाने वालों से मुझे नफरत है। लिमेंग घूमकर धमकी भरे लहजे में बोला, लिनकेन, ये तेरी आखिरी मौका है। राशन दे और हमारे साथ आ जा, वरना मत सोचना कि मैं हिंसक नहीं हो सकता। मैंने कुछ नहीं कहा। फोर्ट्रेस के सीने पर लगा डबल पावर कोर जोर से गड़गड़ाया। पीछे से 2 मोटे धुएं के स्तंभ निकले, जिससे सड़क के सारे शीशे हिल गए। लिमेंग का चेहरा सिकुड़ गया। वो आधा कदम पीछे हटा, लेकिन उसके आदमियों के सामने अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने अभी अभी डिवोरर से लड़कर थक गया है। अब वो सिर्फ खाली खोल है। 10 मेचा एक साथ मेरी तरफ झपटे, हाथ में लोहे की छड़ें, कांटेदार फोर्क और दरवाजे ढाल की तरह लिए। उनकी हथियार मेरी टांगों और जोड़ों पर पड़े। कटांग! चिंगारियों की बौछार उड़ी। 150 मिमी मोटे अलॉय स्टील पर उनके वॉर बिल्कुल भी असर नहीं कर पाए। कुछ तो हैरान रह गए, इससे लड़ना कैसे संभव है? मैंने पैर उठाया और जमीन पर जोर से पटका। धड़म! जमीन हिल गई। आगे की लाइन में खड़े 3 छोटे मेचा शॉकवेव से उछलकर गिर गए। उनके जोड़ों से चिंगारियां निकल रही थीं। मैंने उन्हें कुचला नहीं, सिर्फ रोका। जिसे मुझे सच में संभालना था वो ये मूर्ख भीड़ नहीं, बल्कि लिमेंग था। कॉस में उसने मुझे घेरकर साइड से अटैक करने की कोशिश की। उसके टफ टेरेन मेचा के कंधे के प्लेट्स अचानक खुले। हैवी चार्ज! 6 मीटर ऊंचा मेचा अद्भुत स्पीड से मेरी घुटने की तरफ दौड़ा, जैसे कोई आर्मर्ड व्हीकल हो। पिछली जिंदगी में उसने इस ट्रिक से कई ताकतवर दुश्मनों को गिराया था, मगर 2100 टन वाली फोर्ट्रेस के सामने उसकी टक्कर महज एक छोटी सी लहर थी। मैंने हाथ उठाया, 5 उंगलियां फैलाकर। पीछे का ब्लाइंडेज चुपचाप खुल गया। अगले ही पल मेरी पीठ से 10 मैग्नेटिक ट्रैक्शन चेन निकली, बिल्कुल काले रंग की। 1 सेकंड पहले वहां कुछ भी नहीं था। लिमेंग की आंखें सिकुड़ गईं। ये क्या चीज है? हारपूर्ण सटीकता से उसके कंधों और टांगों के जोड़ों पर लग गए। उसकी चार्ज 30 मीटर दूर ही रुक गई। मैंने दाहिना हाथ खींचा। 6 मीटर का टफ टेरेन मेचा मेरे पैरों के पास एक साधारण बोरे की तरह घसीटा गया। लिमेंग पूरी तरह पैनिक हो गया। नहीं, मैं तो सिर्फ कून परेड करना चाहता था। मैंने नीचे देखा। पिछली जिंदगी में भी तूने यही कहा था। लिमेंग हैरान। क्या? कैसी पिछली जिंदगी? मैं समझा नहीं। मैंने अपनी क्रशर ब्लेड घुमाई और पूरे वजन के साथ उसके दाहिने कंधे पर पीठ के बल मारी। क्रैक! उसके दाहिने हाथ का आर्मर टूट गया। फोर्ड X104 का बम्पर उड़ गया। दूसरे वार में उसकी बाईं टांग का ट्रांसमिशन टूट गया। तीसरे वार में सीने की सारी प्रोटेक्टिव प्लेट्स लोहे के कचरे में बदल गईं। लिमेंग की आवाज अब पहले वाली शांति में नहीं थी, सिर्फ कांपना बचा था।
मत मार, रुक जा, रिसोर्सेस ले ले। मैं नहीं चाहता, मैं जा रहा हूं, अभी जाता हूं। मैं झुका और उसकी सिर की आर्मर को दबाया। मेरी आवाज पूरी सड़क में गूंजी। इसे अच्छे से याद रख, ये दुनिया कोई स्टेज नहीं है जहां तू गुड समरिटन बनकर दूसरों को इस्तेमाल कर सके। अगर फिर कभी तूने दूसरों को अपने फायदे का सौदा बनाया तो अगली बार सिर्फ तेरी आर्मर नहीं, तेरा पूरा अस्तित्व टूट जाएगा। लिमिंग जमीन पर पड़ा रहा, हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। उसके पीछे सारे मेचा पत्थर की तरह जड़ गए। जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था उसने चुपचाप अपनी फोर्क गिरा दी। डिलीवरी स्कूटर वाला मेचा मलबे से उठा। मुझे देखकर उसकी आवाज बहुत रूखी थी। बड़ा भाई, शुक्रिया। मैंने उसे देखा भी नहीं। अपनी मैग्नेटिक चेन वापस खींच ली, फिर झुका और डिवोरर की लाश से एक चमकता हुआ स्पार्क फ्रैगमेंट उठाया। सिस्टम नोटिफिकेशन आए, लो लेवल स्पार्क फ्रैगमेंट डिटेक्टेड। सहायक मेचा के टेम्पररी अपग्रेड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं मुड़ा और स्कूटर वाले की तरफ देखा। वो डर के मारे खड़ा हो गया। मैंने फ्रैगमेंट उसके पैरों के पास फेंक दिया। तुमने पहले उसे खोलने की हिम्मत दिखाई थी, ये तुम्हारी रिवॉर्ड है। वो हैरान रह गया। चारों तरफ सारे मेचाओं की सांस एक पल के लिए रुक गई। लिमिंग जमीन पर पड़ा था। उसकी आर्मर के जोड़ों से अभी भी चिंगारियां निकल रही थीं। उसकी आंखें खून से लाल थीं। स्कूटर वाला मेचा कांपते हाथों से फ्रैगमेंट उठा लिया। अगले ही सेकंड उसकी पहियों की रिम्स बदलने लगीं। पीछे का आइसोलेटेड बॉक्स खुलकर हल्के प्रोपल्शन विंग्स में बदल गया। पब्लिक चैनल पर उसकी आवाज कांपी, बड़ा भाई, मैं और ताकतवर हो गया। डिलीवरी स्कूटर वाला मेचा अभी अभी फ्रैगमेंट से फ्यूज हुआ था। उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर से बढ़कर 2 से 8 मीटर हो गई। पीठ पर बने नए ग्रे प्रोपल्शन विंग्स के किनारे अभी भी हल्के से कांप रहे थे। बड़ा भाई, मेरा नाम चाओफान है। उसने सिर उठाया, आवाज अभी भी कांप रही थी। हाँ, पहले मैं खाना डिलीवर करता था। लिनेज यूनिवर्सिटी के पूरे इलाके में मेरी ही डिलीवरी चलती थी। 3 किलोमीटर के दायरे में मुझसे तेज कोई नहीं था। मैं चुपचाप सुनता रहा। उसी पल सिस्टम मैप पर लिने शहर पूरी तरह लाल और हरे पॉइंट्स के अराजक ढेर में बदल गया। लाल पॉइंट्स मैकेनिकल बीस्ट्स थे, हरे पॉइंट्स बचे हुए मेके। हरे पॉइंट्स तेजी से कम हो रहे थे। उन्हें बीस्ट्स ने नहीं खाया था, बल्कि वो आपस में ही एक दूसरे को खा रहे थे। मैं अपने संसाधन ऊंचाई वाली सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा था। तभी पब्लिक चैनल पर अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी। लिने की पोर्ट इंडस्ट्रियल जोन अब पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। पोर्ट में भरपूर ईंधन, मेटल मटेरियल और इंडस्ट्रियल मशीनें भरी पड़ी हैं। जो लोग जिंदा रहना चाहते हो अपने संसाधन लेकर पोर्ट में आ जाओ। जो नहीं आएंगे उन्हें अपनी परवाह खुद करनी पड़ेगी। चैनल तुरंत उबल पड़ा। जाओ परिवार का छोटा मालिक, समुद्री परिवहन वाला। पोर्ट एरिया में कई 10,000 टन वाले कार्गो शिप तो है ना। अगर वो भी मेके में बदल गए तो हम सब मर गए। मैं सिस्टम मैप पर पोर्ट की तरफ बढ़ते चमकते पॉइंट्स को घूर रहा था। मेरी पिछली जिंदगी में जाओ INAI की सबसे बड़ी फैक्शन का लीडर था। वो खास तौर पर लड़ाकू मजबूत नहीं था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसके पिता की शिपिंग कंपनी के 3 10,000 टन वाले व्रेकर ठीक उसी वक्त पोर्ट में लंगर डाले हुए थे जब एपोकैलिप्स शुरू हुई। तीनों कार्गो शिप एक साथ ट्रांसफॉर्म हो गए। जहाजों के ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी जमीन के वाहनों से काफी कम होती है। उनकी हल्की कंपार्टमेंट वाली संरचना की वजह से असली प्रभावी मास उनके कुल वजन का महज 1/3 ही होता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अकेले इन तीनों की प्रभावी मास 15,000 टन से ज्यादा हो गई। मेरी पिछली जिंदगी का जाओ इन 3 नेवल मैक्स की मदद से पूरे 6 महीने तक टॉप पर रहा, जब तक कि उसे समुद्र की गहराइयों से निकली उस भयानक चीज से सामना नहीं हो गया।